आज हम तीसरा विचारक मैकियावली, निकोलो मैकियावली के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य जानकारी में उसका जन्म टाइमलाइन देखते हैं तो मैकियावली का जन्म 1469 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस नगर में टस्कन राजवंश में हुआ था। और मैकियावली का जीवन को अगर हम देखें तो वो बहुत ही एक बार का कष्टों में बीता था, कष्टमय जीवन था उसका। एक कष्टमय जीवन होने के पीछे यही था कि उस समय इटली की राजनीतिक स्थिति, जो इटली उस समय 5 छोटे छोटे नगर राज्यों में बंटा हुआ था, तो एक राष्ट्र राज्य ग्रुप में इटली संगठित नहीं था। क्योंकि राष्ट्र राज्य ग्रुप में इटली तो संगठित 1870 इटली के एकीकरण जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते उस समय जाके हुआ। तो आपस में संघर्षशील राज्य थे, राजनीतिक षड्यंत्र चले रहते थे, उन्हीं का शिकार मैकियावली हुआ और उन्हीं को देखकर उसने अपना राजनीतिक सिद्धांत दिए। नेक्स्ट जब हम देखेंगे कि उसकी अध्ययन पद्धति क्या थी, कि उसने अपना अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत देते समय किस प्रकार किया, तो उसका जो अध्ययन पद्धति थी उसको अगर सरल शब्दों में हम कहें तो मैकियावली की अध्ययन पद्धति थी अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय था। एक तरीके से दोनों का समन्वय देखने को मिलता है कि उसने अब जो भी सिद्धांत दिए उन्हें अनुभव किया, उनका विश्लेषण किया और अपने अनुभव के आधार पर सिद्धांत दिए और अपने अनुभवों को इतिहास की पुष्टि के द्वारा सिद्ध किया। इतिहास का सहारा लेकर अपने अनुभव के आधार पर सिद्धांतों को सही सिद्ध किया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसकी किताबों के क्या नाम थे, मुख्य रूप से किताबों के नाम क्या थे। तो मुख्य रूप से उसकी 2 किताबें मानी जाती है, डिस्कोर्स ऑन लिवी, जिसे डिस्कोर्सी कहते हैं, और सेकंड किताब है द प्रिंस। डिस्कोर्स के अंदर मैकियावली ने राजतंत्र के विषय में लिखा था और उस समय के राजाओं के लिए कुछ आदर्श रूपरेखाएं प्रस्तुत की थी। और प्रिंस उसकी सबसे प्रमुख पुस्तक है, जिसे 1513 ईस्वी में लिखा गया था। ये इस ग्रंथ को एक तरीके से युग परिवर्तक ग्रंथ के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें मध्यकालीन विचार प्रक्रिया के ढंग को त्याग कर नवीन ढंग को अपनाया गया था, जिसमें उसने राजतंत्र, सेना, राजदर्शन की अनेक व्याख्याएं की थी। उसके अलावा भी इसकी 1-2 किताबें और हैं, द आर्ट ऑफ वार और द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, जो मुख्य रूप से किताबें उसकी है, परंतु सबसे मुख्य किताब है उसकी द प्रिंस। नेक्स्ट जब हम देखेंगे, ये तो सामान्य परिचय हो गया मैकियावली के बारे में। नेक्स्ट जब हम देखते हैं मैकियावली के बारे में, ये कहा जाता है कि मैकियावली अपने युग का शिशु था, अपने युग का शिशु, अर्थात उसके चिंतन और दर्शन पर उसके युगीन या उस टाइम पीरियड काल की परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव था। इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान डनिंग ने मैकियावली के बारे में लिखा है कि ये प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थ में अपने काल का शिशु था।
वैसे तो प्रत्येक विद्वान पर अपनी समकालीन परिस्थितियों का प्रभाव होता है, किंतु मैकियावली पर अपने युग का रंग कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ था। शायद ऐसा कोई विचारक हो जिसने अपना संपूर्ण लेखन कार्य समकालीन परिस्थितियों के आधार पर किया हो। उसने उन परिस्थितियों के दोषों को स्पष्ट किया, उनके समाधान भी सुझाए, और उसके प्रत्येक विचार और सिद्धांत में उस समय की इटली की परिस्थितियों की स्पष्ट झलक हमें दिखाई देती है। इटली एक तरीके से उस समय का कमजोर राज्य था। आपसी संघर्ष, वो कौन से ऐसे परिस्थितियाँ थी जिनका मैकियावली के युग पर शिशु कहलाने के लिए हम बाध्य होते हैं। पहला प्रभाव था, सबसे बड़ा प्रभाव वो था ज्ञान का पुनरुत्थान, जिसे पुनर्जागरण या रेनेसा कहते हैं हम, और धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण क्या था? आधुनिक यूरोप को एक मध्यकालीन यूरोप आधुनिक यूरोप में बदल देने वाला एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसका प्रारंभ 15वीं शताब्दी में इटली से हुआ था। और इस आंदोलन में क्या था कि मनुष्य और विश्व के प्रति एक नई दृष्टि का उदय हुआ। और इसने लोगों के जीवन में एक नई चेतना, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम, जीवन के उत्कृष्ट मूल्यों की भावना जगाई। और मध्यकाल में जो आत्मा और परमात्मा के संबंध में चिंतन होता था, उसके स्थान पर मानवीय समस्याएं, पारलौकिक जीवन की अपेक्षा इहलौकिक जीवन पर विचार किया जाने लगा और यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया। और धर्म और चर्च पर इसने कठोर रूप से प्रहार किया और मानव स्वयं को ही अपने जीवन का श्रेष्ठ निर्माता घोषित किया। उसने ये बोला कि राज्य धर्म के अधीन नहीं है, उसका नीति शास्त्र अलग है। धर्म अलग मामला है, राज्य अलग मामला है। तो मैकियावली ने अपने चिंतन पर इन सब का आगे हम देखेंगे कि उसने कैसे एक राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने सिद्धांत दिए थे। तो रेनेसा और धर्म सुधार आंदोलन का उस पर इस रूप से प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उसने राजनीति को धार्मिकता, नैतिकता आदि से अलग किया और उसका मानना था कि राजनीतिज्ञ को नैतिकता और धार्मिकता द्वारा सिद्धांतों की चिंता नहीं करनी चाहिए, और मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है और उसे अपने जीवन और धन की सुरक्षा के लिए राज्य के संरक्षण को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। और राजनीति किसी देवी शक्ति के अधीन नहीं है। राज्य का निर्माण लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए किया है। तो ये सब विचार रेनेसा के उस पर हावी थे। सेकंड जो तत्व था जिसका और उस पर प्रभाव था अपने युग का, वो था कि राजतंत्र की पुनर्स्थापना। उस समय क्या था, यूरोप में भारी उथल पुथल मची हुई थी, राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे और उस समय सामंतवाद का एक तरीके से अंत हो रहा था और शक्तिशाली शासकों का उदय हो रहा था। निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो रहे थे।
उस समय होने वाले आर्थिक परिवर्तनों ने भी सीमित राजतंत्र के मध्यकालीन विचार को छोड़कर निरंकुश राजतंत्र स्थापित करने के लिए बल दिया। बोला कि अगर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है तो इसको धर्म के प्रभाव से दूर रखना पड़ेगा और राजा को शक्तिशाली बनना पड़ेगा। व्यापार वाणिज्य पर राज्य का अंकुश रहना चाहिए, उसकी सुरक्षा राज्य ही दे सकता है। नेक्स्ट जो तत्व है वो था इटली का राजनीतिक विभाजन उस समय का। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि उस समय इटली छोटी छोटी रियासतों और राज्यों में बंटा हुआ था। और 5 छोटे छोटे राज्य में इटली उस समय बंटा हुआ था, जिसमें नेपल्स, मिलान, रोमन का चर्च अलग क्षेत्र था, वेनिस अलग था, फ्लोरेंस अलग गणराज्य थे, और ये सभी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। और इस आपसी संघर्ष और विभाजन ने इटली को एक कमज़ोर देश बना दिया और एक कमज़ोर राज्य को आसानी से पड़ोसी राज्य अपने महत्वाकांक्षाओं का शिकार बना लेते हैं, जिसमें फ्रांस और स्पेन मुख्य रूप से इन पर बारंबार रूप से आक्रमण करते रहते थे। तो मैकियावेली ने इन सब को देखकर समझ लिया कि इटली में अगर शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना नहीं की गई तो इटली एक दिन खत्म हो जाएगा। तो मैकियावेली ने इटली को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना और स्थायी सेना रखना, विदेशियों का निष्कासन के सिद्धांत, उसी की झलक हमें देखने को मिलती है कि राजा को अब एक केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करने के लिए नैतिकता को परे रख देना चाहिए। राज्य के विस्तार के लिए जो भी काम है वो नैतिक है और राजा को शक्तिशाली होना चाहिए। राजा में लोमड़ी जैसी चालाकी और शेर जैसी बहादुरता होनी चाहिए और लोगों के साथ उसी रूप में पेश आना चाहिए जिस रूप में लोग हैं, के साथ नैतिकता के रूप में पेश नहीं आना चाहिए। राज्य में कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए अगर हिंसा का राज्य सहारा लेता है तो वो नैतिक है, वो अनैतिक नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार जो उसके विचार थे, इटली का राजनीतिक विभाजन, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव था मैकियावेली। और लास्ट जो प्रभाव था अपने युग का, जिसे कारण हम शिष्य कहते हैं, वो था उस समय इटली के समाज की जो दुर्दशा थी, दुर्दशा क्या थी कि वहाँ के नागरिकों में भ्रष्टाचार, स्वार्थी, लालचीपन, कोई अगर दूसरे राज्य की अगर उन्हें अच्छा पैसा दे तो सैनिक अपने खुद के राज्य के साथ गद्दारी कर सकते थे। जो समाज का एक नैतिक पतन हो चुका था, लोगों में देश प्रेम की कोई भावना नहीं थी। तो मैकियावेली ने जो मानव स्वभाव का चित्रण किया, मानव स्वार्थी, कपटी, दुर्बल, लालची, कायर और अपना स्वार्थ देखने वाला है, वो उस समाज को देखकर ही किया। और अपना चिंतन, साधन साध्य की पवित्रता, ये सब कुछ राजनीतिक सिद्धांत इन्हीं का अपने युग को देखकर ही, युग की परिस्थिति को देखकर ही किया। तो
इन सब बातों को देखने पर हम डनिंग की इस बात से सहमत हो सकते हैं कि वे पूरे पूरे अर्थ में अपने युग का शिशु था। मैकियावेली अपने युग का शिशु किस प्रकार था कि उसने जो भी सिद्धांत दिए वो अपने युग की परिस्थितियों को देख कर दिए, उसके बाहर वो नहीं गया था। इस प्रकार मैकियावेली अपने युग का शिशु था। नेक्स्ट क्लास में हम उसके राजनीतिक सिद्धांतों को अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।